नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि इसके बाद जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी का, चैप्टर 12 क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें आप इसके बाद वाले जो लास्ट एक्सरसाइज है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम को समझने के लिए आपको आज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा यार, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, आपसे मजे में पढ़ाई कर लोगे, एकदम भी टेंशन नहीं होगा। और आज वाला अगर आप समझ जाते हो बच्चों, तो अगला जो टॉपिक है बेस थ्योरम, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 12.7, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को ना हम लोग थ्योरी में जाके समझ सकते हैं कैसे होता है, क्या होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को पहले क्वेश्चन संभाल बनाना आना चाहिए। तो डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से आपको, मतलब डायग्राम बनाते हुए आराम से डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। डायग्राम आपने बना लिया, कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो टोटल प्रोबेबिलिटी का हो या बेस थ्योरम का हो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लेके रखा है पहले से, कि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है बैग वन, एक बैग है हमारे पास, बैग वन। तो बैग वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास जो ब्लैक बैग है, एक बैग, उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। वाइल वाइल अनदर बैग टू, अच्छा, दूसरा बैग भी है विच कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो अपने पास यहाँ पे दूसरा बैग है जिसमें तुम्हारे पास 2 बैग हो गए, रेड और ब्लैक दोनों में है। आगे बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। वन बॉल वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। तो आपके सामने 2 बैग रखा हुआ है, आंख बंद करो, आपको एक बॉल निकालना है और आपने एक बॉल निकाल लिया। अपने को ये भी नहीं पता कि हमने बैग कौन सा चूज किया है। तो जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई दोस्त है और वो बैग रखा हुआ है और तुमको बोला आंख बंद करो, और ऐसे ऐसे बैग को सेट कर दिया। अब बोला कि एक बैग से बॉल निकालो, तो आपने आंख बंद करके बॉल निकाला। अब हुआ क्या, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपने एक बॉल निकाल लिया, आंख बंद है, अपने को पता नहीं कौन सा बैग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। आपसे पूछ रहा है कि तुमने आंख बंद करके जो बॉल निकाला है, वो जो बॉल निकला बच्चों, वो रेड कलर का है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है गाइस टोटल प्रोबेबिलिटी का। अगर आपको ये समझ में आता है, इसके एक स्टेप आगे हम लोग और चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा, अभी नहीं, जब बेस थ्योरम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन लेंगे, इसी का आंसर करेंगे, एकदम परेशान नहीं होना। सेम क्वेश्चन से आप समझ जाओगे बेस थ्योरम क्या होता है। इसके एक स्टेप आगे हम लोग जाएंगे, बेस थ्योरम आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपसे पूछा कि बताइए भाई कि वो रेड कलर का बॉल होगा। जब भी हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम करेंगे आप, जो आपसे पूछा है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने आपसे पूछा गया है, आप उसको अपना मेन इवेंट मानेंगे। मेन इवेंट मतलब, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो हमने बॉल ड्रॉ किया और एक बॉल निकाला और वो लाल कलर का निकला, ये मेरा इवेंट हो गया। अब इस इवेंट को आप सबसे राइट हैंड साइड में, मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये आप इसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम, जो भी दिया हुआ होगा उसको राइट हैंड साइड में पहले लिख दो। दूसरा, अब आते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन था ना चूज करने का, कितने कितने ऑप्शंस थे, तो कितने बैग्स थे हमारे पास। तो आप बोलोगे सर 2 बैग थे। तो आपको क्या करना है, अगला स्टेप में जो भी हमारे पास बैग्स हैं उसको आप बना लोगे अपना सब इवेंट्स, मतलब जहां से आपको चूज करना है। इवेंट 1 बना लो ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, ठीक है, और इवेंट 2 बना लो ऑफ सेलेक्टिंग बैग नंबर 2। अब इसका बनाने के बाद क्या करोगे, हमारे पास यहाँ 3 इवेंट आ गए। अब देखो, ये जो आपने जो सब इवेंट्स बनाया है जहां से आप चूज करने वाले बॉल को, ये 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आपके जो अप्लाइड मैथ्स एमएल अग्रवाल है उसमें 3 का क्वेश्चन आएगा कि हमने अभी ये दो सब इवेंट्स बोल रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे बोलना मत, ये जो बनाया है ये 3 तक भी जाएगा, 4 भी जा सकता है। तो आपने ये काम कर लिया। मेन इवेंट कौन सा होगा जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, सबसे पहले वो लिखोगे। ठीक है, ओके, अब ये काम कर लिया। चलो आगे आते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट करने के बाद आओ देखो इसको, क्वेश्चन को समझते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब आपने ये काम कर लिया है,
तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लूँ, मुझे आपके लिए डायग्राम बनाना है। तो इसको अपना जो फिगर बना था इसको यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं। चलिए आ जाओ। अब देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो अपना सब इवेंट था बच्चों, इसको आप लिख लो यहाँ पे E1 है और यहाँ पे मेरे पास E2 है। सबसे राइट में क्या लिखोगे? सबसे राइट में आप लिख रहे हो जो भी आपका मेन इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को, उसको लिखा। इसके लेफ्ट में क्या लिखेगा? जो भी इवेंट्स अपने पास यहाँ पे होंगे उसको यहाँ पे लेफ्ट में लिख लिया। अब इससे ना एरो बनाओ और इससे कनेक्ट कर दो, यहाँ से भी एरो बनाओ और इसे कनेक्ट कर दो। एग्जाम में क्या आपको ये डायग्राम बनाना? नहीं, रफ में बनाना, अपने लिए बनाना, ये आपको मदद करेगा। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आराम से बना लोगे, ठीक है? देखना भी आप समझ भी जाओगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो मुझे बताओ कि जो इवेंट 1 है ये क्या है? तो सिलेक्टिंग बैग 1। इवेंट 2 ये क्या है? सिलेक्टिंग बैग 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि गाइज प्लीज टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 क्या होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या होगा? ये क्या होगा? तो आप बोलोगे सर E1 मतलब बैग चूज करना, बैग 1 को। टोटल कितने बैग है हमारे पास? 2 बैग। दोनों में से एक चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर 1/2। सिमिलरली बैग 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? वो भी बोलेंगे सर 1/2। टोटल कितने बैग है? 2, उसमें से सेलेक्ट हुआ बैग नंबर 2, तो 1/2, ये भी 1/2। ये काम आपने कर लिया। अब यहाँ पर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पर ना कुछ प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। हमें इस एरो पे, ये एरो जो हमें डायरेक्शन दे रहा है, इसमें हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। क्या लिखना है? ध्यान से देखो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। तो आई विल से ये वाले में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेन इवेंट। मेन इवेंट क्या है हमारे लिए? गेटिंग अ रेड बॉल। तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेन इवेंट रेड बॉल गिवन दैट वो कौन से बैग से आया होगा? इवेंट 1, बैग 1 से आया होगा। तो मैं इस प्रोबेबिलिटी को अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लगेगा बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पहले क्यों पढ़े थे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेन इवेंट। मेन इवेंट क्या है हमारे पास? रेड बॉल लिख लिया, डिवाइडेड बाई ये एरो किसका है? ये एरो है बैग 1 का। तो यहाँ पर कंडीशन में डालोगे बैग 1 का कंडीशन, दैट इज E1। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल गिवन दैट वो रेड बॉल कहाँ से आया होगा? बैग 1 से आया होगा, ठीक है? सिमिलरली हम नीचेंगे ये वाले एरो में probability of getting main event, that is probability of getting red ball given that वो रेड बॉल कहाँ से आया होगा? वो आया होगा हमारे बैग नंबर 2 से, E2 से। E2 मतलब बैग नंबर 2। चलो अभी आपने जो प्रोबेबिलिटीज लिखा है इसका वैल्यूज निकालते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था? तो क्वेश्चन सेड कि, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन सेड टू अस, आ जाओ भैया, ये बोलता है रेड बॉल बैग 1 से। तो बैग 1 पे आते हैं। बैग 1 में हमारे पास कितने रेड बॉल हैं? 3। टोटल कितने बॉल हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 क्या हो जाएगा? 3 रेड बॉल हैं, टोटल है 7। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 3/7। इस पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 में देखो बच्चों कितना बॉल है? 5 रेड बॉल है और यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल है। तो टोटल हो गया 11 बॉल्स और उसमें से है 5 रेड कलर का बॉल। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने लिख लिया। अब क्या करना है? अगर आपने बच्चों ये निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है? आंसर कैसे आया है? इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं गाइस थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो अब इसको कैसे लिखोगे? लिखने वाला स्टेटमेंट हम लोग बाद में समझेंगे, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो भी निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल विल बी इक्वल्स टू, पहले आप पकड़ो ये वाला फर्स्ट वाला एरो और उसमें जो भी प्रोबेबिलिटीज आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब सेलेक्टिंग बैग 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो आप लिखेंगे R डिवाइडेड बाई E1, ठीक है? ये एरो को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर नीचे वाला एरो पे आते हैं, जो जो दो प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है इन दोनों को आप कर दे मल्टीप्लाई। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई इस एरो में एक और प्रोबेबिलिटी कंडीशनल, प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E2, ठीक है? अब इन दोनों के जो आपने मल्टीप्लाई किया है एरो का प्रोबेबिलिटीज, इसको आप एंड में क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन। टोटल करना है इन दोनों का, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? नाम समझ रहे हो? टोटल करना है, तो टोटल आपने करना है। चलो सबका वैल्यूज आपको पता है। P यूनिट का आपने निकाला था 1/2, इसका निकाला था आपने 3/7,
प्लस यहाँ पे आते हैं PE2 का वैल्यू था 1/2, इसका वैल्यू था आपने निकाला था 5/11। चलो तो 3/14 प्लस 5/22, ठीक है। इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैंने पहले से निकाल रखा आपके लिए बच्चों, 154 आएगा, ये जाएगा 7, ये आएगा 40, 11 से 11 3 ज़ा 33 प्लस यहाँ पर ये 22 इंटू 7, तो 7 5 ज़ा 35, तो ये आ जाएगा 68/154। अब ये जो 68/154 निकला है बच्चों, ये क्या निकला है? ये निकला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो बच्चों आपने इसका आंसर निकाला है, ये जो 68/154 है ना, ये हमारा जो आंसर निकाला था आपने इसको निकाला है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और आपने अगर कोई भी क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का ये डायग्राम के थ्रू बनाया, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाए, आपसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ओके सर, ये डायग्राम सर के आंसर का पार्ट बनाना नहीं, रफ में बना लेना, बाकी इवेंट्स कैसे लिखते हैं वो हम आगे सीखेंगे। पहले इंपॉर्टेंट था हमारे पास ये तरीका को समझना कि कैसे निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा ये तरीका सीख के। अब आपके एक्सरसाइज में बच्चों बस 5 ही क्वेश्चन हैं, तो हम लोग चलो फटाक से उन 5 क्वेश्चन को लगाते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.7। अ पर्स कंटेन, तो आपके पास एक पर्स है। अ पर्स कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 5 कॉपर कॉइन्स, ओके। अ सेकेंड पर्स कंटेन 3 सिल्वर, अच्छा दूसरा भी पर्स है, उसमें 3 सिल्वर है और 7 कॉपर के कॉइन्स है, ठीक है। बोल रहा है इफ अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स। अब कौन से पर्स से निकाला ये अपने को पता नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर कॉइन। तो मेन इवेंट क्या है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलो एक इवेंट लिखते हैं हम लोग, सी सी डिनोट्स गेटिंग, सी डिनोट्स गेटिंग कॉपर कॉइन। जो भी इवेंट दिया हुआ होगा, जो भी आपको निकालना है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप उसको नोट कर ले, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे बच्चों निकालना क्या है, तो अपने को पीसी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जो भी आपने लिखा लिख दो। अब आते हैं कि देखो भाई कितने ऑप्शंस थे, कितने पर्स हैं आपके पास, सब इवेंट्स बनाते हैं। तो एक पर्स था और दो पर्स था, दो पर्स था, तो इसको इवेंट बना लो जैसा जो लिखने का मन करे यार, आपके ऊपर है नाम देना। मैं बोलता हूँ पर्स 1 और पर्स 2। तो एक इवेंट हो गया P1 गेटिंग या चूजिंग पर्स 1, और दूसरा हो गया चूजिंग पर्स 2। ये आपने इवेंट बना लिया, ठीक है। चलो तो आपने ये भी चूज कर लिया, कितने ऑप्शंस थे, कितने पर्स में से आपको निकाला, तो ऑप्शंस आपने चूज कर लिया। चलो अब इस P1 और P2 को यहाँ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गया P1, यहाँ पे आ गया P2, एरो बनाओ। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप छोटा बनाना, अभी इनिशियल है तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गाइज प्लीज टेल मी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग पर्स 1 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग पर्स 2 कितना होगा। तो बताओ टोटल कितने पर्स है, तो बोलेंगे 2। उसमें से पहले वाले का आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये हमने लिख लिया। अब आते हैं सेकंड, यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना है। आ जाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट क्या है, कॉपर कॉइन लेना। गिवन दैट ये एरो किसका है, ये एरो है पर्स नंबर 1 का, तो बोलेंगे कॉपर कॉइन फ्रॉम पर्स नंबर 1। सेकंड पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉपर कॉइन फ्रॉम पर्स नंबर 2, तो P2 यहाँ पे लिख दिया आपने। चलो आते हैं इसके वैल्यूज निकालने में। कॉपर कॉइन चूज करना है पर्स 1 से। पर्स 1 में टोटल कितने कॉइन्स है हमारे पास, 9, और उसमें कॉपर कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 5, तो ये आ गया 5/9। सिमिलरली पर्स 2 पे आओ, टोटल है 7 और 3 10, उसमें से कॉपर कॉइन है 7, तो ये आ गया यहाँ पे 7/10। बस आपने ये वैल्यू निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये दोनों अपने को पता है, जो भी एरो है मल्टीप्लाई करो। तो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉपर कॉइन इज इक्वल्स टू, पहले ये एरो को मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 C बाई पर्स 1 प्लस अभी ये वाले एरो के प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन फ्रॉम पर्स 2, ठीक है। अब इसका वैल्यूज आपने जो जो लिखा है उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू P1 है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 प्लस यहाँ पे है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/10। आ जाओ, कटम कुटुम अभी नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो दिस इज 5/9 2 18 प्लस 7/17।
सॉरी 7/20, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा 18 5 90 पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे, इसका बच्चों एलसीएम निकल के आएगा 180 पे। तो यहाँ पे 180 पे एलसीएम निकल के आ रहा है इसका, 18 10 तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 × 9 9 7 63। बस आप इसको डाल दोगे 113 डिवाइडेड बाई 180, तो हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो ये है गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने अगर ये फिगर आउट कर लिया, ये आपको डायग्राम बनाने आ गया, कोई भी क्वेश्चन हो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से मजे में बनाओगे। चलिए सर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पर्सन हैज टेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। तो एक आदमी है, उसने काम उठाया है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, उठाया होगा बच्चा, उसका काम होगा वो। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65, the probabilities are 0.65 that there will be a strike। तो काम उठाया है उसने, एम्प्लॉइज मजदूर रखे होंगे, तो वो लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.65। तो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दो सिचुएशन आ रहा है, एक या तो स्ट्राइक पे जाएंगे या स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से निकाल लेंगे। आगे बोल रहा है 0.80 is the probability that the construction will be completed on time। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा टाइम पे if there is no strike। तो अगर कोई भी स्ट्राइक नहीं होता है कंपनी में तो कंस्ट्रक्शन टाइम पे कंप्लीट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.8। आगे बोल रहा है एंड 0.32 प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज अ स्ट्राइक। ओके, तो दो सिचुएशन आ गया, काम तो भैया टाइम पे कंप्लीट होना है, चाहे स्ट्राइक हो चाहे स्ट्राइक ना हो, काम तो कंप्लीट होगा, दोनों का प्रोबेबिलिटीज अलग अलग। आपसे पूछ रहा है देखो क्वेश्चन में, डिटरमाइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये बना अपना मेन इवेंट। क्या है मेन इवेंट, ए ले लेते हैं, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो कंस्ट्रक्शन जो जॉब है बच्चों वो कंप्लीट तो होना है, स्ट्राइक हो या ना हो, ये बन गया हमारा मेन इवेंट। तो अच्छा देखो, ये जो मेन इवेंट है काम कंप्लीट होना, ये किस पे डिपेंडेंट है, क्या यहाँ पे बैग वैग का ऑप्शन है, नहीं। क्या यहाँ पे पर्स का ऑप्शन है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि स्ट्राइक होगा कि स्ट्राइक नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास जो सब इवेंट्स बन रहे हैं, अगर मैं बोलूँ इवेंट E1 कि देयर विल बी अ स्ट्राइक, ठीक है, तो अगर स्ट्राइक होगा तो भी काम कंप्लीट होना है टाइम पे। और दूसरा एक इवेंट ले लो इवेंट 2, देयर विल नॉट बी अ स्ट्राइक। तो आपने ये कंडीशंस लिख लिया जिस पे अफेक्टेड है हमारा मेन इवेंट। आपको हमेशा ध्यान देना है जो मेन इवेंट है वो किससे अफेक्टेड हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइक और नो स्ट्राइक से अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब हम जानते हैं कि ये जो मेन इवेंट है ये हमें निकालना है कि बताओ भैया वो जो जॉब है वो टाइम पे कंप्लीट होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, वो किस पे डिपेंडेंट है, स्ट्राइक और नो स्ट्राइक। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। डायरेक्टली E1 और E2 पे डिपेंडेंट है तो हम उसका प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, पढ़ रहे हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। चलो आ जाओ, अब कंडीशन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखो बच्चों इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारे पास, देयर विल बी स्ट्राइक। देखो क्वेश्चन में बोला है 0.65 प्रोबेबिलिटी है दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, तो हम बोलेंगे इसका वैल्यू है 0.65। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देयर विल बी नो स्ट्राइक, 1 माइनस 0.65, तो इसका वैल्यू आ गया 0.35, ठीक है, ये निकाल लिया। अब आते हैं एरो पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट ए कि काम कंप्लीट होगा टाइम पे गिवन दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। E1 रिप्रेजेंट करता है स्ट्राइक को, तो काम कंप्लीट होगा गिवन दैट कि स्ट्राइक होगा तब भी काम कंप्लीट होगा। इसका प्रोबेबिलिटी कहाँ है, देखो क्वेश्चन में लिखा है 0.32 प्रोबेबिलिटी है जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो बच्चों आपको यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया 0.32। सेकेंड केस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट, मतलब ए क्या है, काम कंप्लीट होगा टाइम पे गिवन दैट देयर विल बी नो स्ट्राइक। तो नो स्ट्राइक, तो देखो यहाँ पे लिखा है 0.80 प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो होगा इवन इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो गाइस आपने सारे वैल्यूज को ध्यान से देखे, आपने ये वैल्यू निकाल लिया, ये निकाल लिया, यहाँ पे ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब आपको करना है क्या है, वो निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है बच्चों, ये वाले एरो का प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करो, ये वाले का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो। बस आपको ये काम करना है, इनको मल्टीप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट ए इज इक्वल्स टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय A बाई E1 प्लस E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देना, मल्टीप्लिकेशन करना बच्चों, जो आंसर आएगा एकदम मैच करेगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज, आपको एक चीज मैं थोड़ा सा अवेयर कराऊंगा उस पॉइंट पे कि जब भी अपने को ये निकालना पड़े टोटल प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा ध्यान रखना क्या, आपने जो भी इवेंट यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे इवेंट हमारा क्या है E1, यहाँ जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे उसका भी E1 ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, यहाँ पर है E1, यहाँ पे है E2, एरो चेंज नहीं करना है अपने को। ठीक है, ये एरो सब एक साथ, ये एरो सब एक साथ, गलती से भी ये काम मत कर देना। ओके सर, चलिए चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 बैग्स। ओके, 2 बैग है आपके पास, बोल रहा है 1 बैग, पहला वाला जो बैग है इट कंटेन्स 6 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, तो पहले वाले बॉल कितना है, 6 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स है। आगे बोलता है द सेकेंड बैग, अच्छा दूसरा बैग भी हमारे पास, द सेकेंड बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 4 रेड बॉल्स। ओके, कंडीशन समझ गए, 2 बैग है हमारे पास। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड, एक बॉल को आप ट्रांसफर करते हैं, कहां से कहां पे, फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अच्छा, तो पहले वाले बैग से निकाल के बॉल को ट्रांसफर करते हैं, किस में करते हैं, टू द सेकेंड बैग। ओके, तो ये आपने एक बैग से निकाल के पहले वाले से दूसरे में डाल दिया। ठीक है, देन 1 बॉल इज ड्रॉन, अच्छा उसके बाद आप एक बॉल निकालते हैं कौन से बैग से, सेकेंड वाले बैग से। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। अच्छा, ये कौन से बॉल की बात कर रहा है बच्चों, जो आपने पहला, देखो यहाँ पे 2 काम हो रहा है, पहले तो आपको 2 बैग दिया हुआ है, एक फर्स्ट वाले बैग से निकाल के आप सेकंड में डालते हो और सेकंड वाले में से फिर एक बॉल निकालते हो। अब ये जो बॉल आपने निकाला ये रेड कलर का होगा, ये से पता चल रहा है। ठीक है, तो मेन इवेंट क्या हो गया, तो मेन इवेंट सपोज बोलते हैं आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल, जो आपने सेकेंड बार निकाला है, सेकेंड बॉल ऑफ रेड कलर। ठीक है, ये हमारा मेन इवेंट हो गया। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ PR, सेकेंड बॉल जो होगा हमारा, सेकेंड वाला जो एक बार पहले निकाल के सेकेंड बैग में डाला, फिर सेकेंड बैग से एक बॉल निकालते हो, इसका प्रोबेबिलिटी मांगा है। अब देखो ये किससे अफेक्टेड हो रहा है, जो सेकेंड बॉल में जो भी रेड बॉल होगा ये किससे अफेक्टेड हो रहा है, जो आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया है। ठीक है, पहले वाले बैग से निकाल के दूसरे में जो ट्रांसफर किया है उससे अफेक्टेड हो रहा है। अच्छा, तो हमारा जो सब इवेंट होगा बच्चों क्या होगा, सपोज करो आई एम टेकिंग E1, ये हमने जो पहले वाले बैग से जो ट्रांसफर किया है दूसरे वाले बैग में वो ग्रीन कलर का बॉल है, मैं बोलूंगा E1 है हमारा इवेंट, ट्रांसफर ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ठीक है, इसी ट्रांसफर से अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि पहले वाले से निकाल के अगर आपने ग्रीन बॉल डाला होगा तो इसका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी चेंज होगा, अगर आपने पहले वाले से निकाल के रेड बॉल डाला होगा तो भी इसका प्रोबेबिलिटी चेंज होगा। तो ये रेड बॉल निकलने का किससे अफेक्टेड हो रहा है प्रोबेबिलिटी, ये ट्रांसफर से, तो हमने इवेंट बनाया उसी के हिसाब से। आगे लिखते हैं E2 क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल। ये भी तो हो सकता है कि आपने बैग 1 से और बैग 2 में जो डाला है, एक बार ग्रीन कलर का डाल दिया होगा गलती से, या तो गलती क्या रैंडम काम कर रहे हैं तो एक बार ग्रीन एक बार रेड। चलो इस पे डिपेंडेंट है हमारा मेन इवेंट, जल्दी से बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, सब इवेंट्स लिख लिया, इसको जोड़ दो इससे, इसको भी जोड़ दो इससे। चलो आ जाओ, इस पे वैल्यूज निकालते हैं। अब आपने E1 क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रीन बॉल, तो आपने ग्रीन कलर का बॉल ट्रांसफर किया होगा बैग 1 से बैग 2 में। आओ देखते हैं प्रोबेबिलिटी, बैग 1 में ग्रीन बॉल कितना है, 6, टोटल बॉल कितने हैं, 6 और 3 9, तो इसका प्रोबेबिलिटी आया 6/9। ठीक है, इवेंट 1 क्या बोलता है, तो तुमने ग्रीन बॉल भेजा है, तो ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी निकला। इवेंट 2 बोलता है नहीं भैया ट्रांसफर हुआ होगा रेड कलर का बॉल, तो देखो बैग 1 में कितने रेड बॉल है हमारे पास, 3, टोटल कितने 9, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 3/9। अभी कैंसिल आउट मत करना, आगे हो सकता है कैलकुलेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो आपने ट्रांसफर कर दिया है, अब बैग 2 की बारी है, बैग 1 को भूल जाओ। आते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट क्या है R, गिवन दैट E1 पहले हो चुका है। दूसरा क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट R, गिवन दैट
E2 हो चुका है। चलो इसके प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है बताओ भैया। जो सेकंड बॉल आपने निकाला है बैक टू से जो बॉल निकला है वो रेड कलर का होगा, गिवन दैट इवन हो चुका है। इवन क्या था कि आपने ग्रीन बॉल भेजा होगा। तो अब बताओ एक बात, बैग टू में हमारे पास कितने बॉल थे बच्चों? तो 5 ग्रीन कलर का और 4 रेड कलर का, टोटल पहले से 9 था। एक तुमने बैग 1 से उठा के इसमें और डाल दिया, तो टोटल हमारे पास कितने बॉल होंगे बैग नंबर 2 पे आफ्टर द ट्रांसफर? तो बोलेंगे सर 10-10। ओके, यहां पे पूछ रहा हूं मैं आपसे, रेड बॉल कितना होगा अगर तुमने ग्रीन कलर का बॉल ट्रांसफर किया है? तो देखो रेड बॉल है हमारे पास 4 है, 5 है ग्रीन बॉल। अब ग्रीन बॉल आया होगा तो ग्रीन वाला तो 6 हो जाएगा और रेड वाला तो 4 ही रहेगा। तो बोलेंगे सर इसमें तो 4 ही रेड बॉल है अभी भी। चलो भाई इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। इस पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी सेकंड वाला में रेड कलर का बॉल कितना होगा, गिवन दैट तुमने रेड वाला बॉल इस बार भेजा है, ट्रांसफर किया है। तो रेड बॉल पहले से 4 था, एक और रेड वाला आ गया होगा, तो टोटल कितने रेड बॉल हो जाएंगे? तो वो जाएगा 5/10। बस अगर आपने ये सारा वैल्यूज निकाल दिया, उसके बाद तो बच्चों अब तो कुछ करना ही नहीं है। मेन जो काम होता है ना, ये इसका वैल्यूज निकालना। कैसे निकालोगे? डायग्राम को यूज करो। डायग्राम यूज करने से यार आपका काम ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting second ball of red color PR is equals to PE1 R by E1 plus PE2 into R by E2। ठीक है, अब इसके वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। आंसर पे मैं नहीं जा रहा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं अगली क्वेश्चन में गाइज। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 4। बोल रहा है एक अर्न है, कलश है, उसमें अर्न में कितना 5 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, टोटल 10 बॉल है। ओके, बोल रहा है अब उस अर्न से आप एक बॉल निकालेंगे। तो कलश है, उसमें से 5 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से आप एक बॉल निकालेंगे। ठीक है, निकाल लिया, फिर क्या होगा? बोलता है उसके बाद निकालने के बाद इट्स कलर इज नोटेड, आप उसका कलर को नोट करेंगे। ओके, फिर एंड इज देन रिटर्न टू द अर्न। अच्छा ठीक है, तो आपने एक बॉल निकाला, कलर देखा, वापस रख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर आर पुट इन द अर्न। तो आपने पहले क्या किया, एक बॉल निकाला, उसका कलर को नोट किया, उसको वापस रख दिया। अब सपोज ये ग्रीन कलर का बॉल है, तो 2 ग्रीन कलर का बॉल फिर से डाल दोगे। अगर ये रेड कलर का बॉल निकला था तो 2 रेड कलर का बॉल उस अर्न में डाल दोगे। ठीक है, ओके चलो, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर ये सब करने के बाद फिर से एक बॉल निकालोगे। देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन है। तो फिर से एक बॉल निकालोगे एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज ऑफ रेड कलर? मेन इवेंट समझ में आ गया आपको? मेन इवेंट ले लेते हैं आर, सेकंड बॉल इज ऑफ रेड कलर, यही निकालना है अपने को। तो सबसे पहला काम क्लैरिटी के साथ, जो प्रोबेबिलिटी मांगा है मेन इवेंट हमारा वो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए अपने को। तो चलो भाई इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं PR, ये चाहिए हम लोग को। ये किससे अफेक्टेड हो रहा है बच्चों? ये अफेक्टेड हो रहा है कि तुमने वो जो पहला बार में जो बॉल निकाला था वो कौन से कलर का था। ठीक है, अगर ग्रीन कलर का बॉल निकाला था तो 2 ग्रीन और डाल दिया होगा, अगर रेड कलर का बॉल निकाला था तो 2 रेड और डाल दिया होगा। तो क्या चीज से अफेक्टेड हो रहा है कि जो तुमने पहला वाला बॉल निकाला था वो कौन से कलर का था। ठीक, ओके सर, तो उसको इवेंट बनाते हैं हमारा सब इवेंट्स। तो आपने बोला सर कि इवेंट 1 है कि फर्स्ट बॉल इज ऑफ ग्रीन कलर, ये हमारा इवेंट 1 हो गया। इवेंट 2 है कि जो फर्स्ट बॉल है इज ऑफ रेड कलर। अब जो भी कलर पहला वाला बॉल का होगा बच्चों, आपने 2 उसी कलर का बॉल और उसमें डाल दिया होगा। चलिए, तो हमने जो ये 2 सब इवेंट बनाए हैं इसको पहले लिख लेते हैं इधर। तो एक सब इवेंट है E1 और दूसरा है हमारे पास E2। ठीक है, अब यहाँ से एरो बनाओ और इसको जोड़ दो, यहाँ से ये इससे बनाओ, इसको जोड़ दो। चलो, अब बच्चों आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2। E1 क्या है बच्चों कि जो आपने पहला वाला बॉल निकाला होगा, पहली बार जो अर्न से निकाला होगा वो ग्रीन कलर का होगा। चलो, टोटल कितने बॉल है हमारे पास? पहली बार की बात करें तो टोटल है हमारे पास 10 बॉल, उसमें से अच्छा यहाँ पे ब्लैक है, सॉरी हमने यहाँ ग्रीन यूज किया है, इसको कर लो भाई, ये ब्लैक कलर का है। चलो, ब्लैक कलर का है 5 है, तो यहाँ पे आ गया 5/10, तो इसका वैल्यू आ गया 1/2। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा, रेड कलर का बॉल कितना है वो भी 5 है,
इसका भी वैल्यू आएगा 1/2। ये हम लोग निकाल लिया। आते हैं इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट क्या है, सेकंड वाला बॉल रेड कलर का है, गिवन दैट इवेंट इवन हो चुका है। यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट गिवन दैट इवेंट 2 हो चुका है। अब आते हैं आर बाई इवन क्या बोलता है, सेकंड वाला रेड होगा कब, जब पहला बार में आपने कौन सा कलर का बॉल निकाला, ब्लैक। तो पहली बार में ब्लैक निकला था, तो अब उसमें टोटल आपने 2 और एडिशनल बॉल डाल दिया, तो टोटल बॉल कितने हो गए हमारे पास, तो इधर भी 12, इधर भी 12, टोटल पहले 10 था, 2 और डाला 12। इसमें कौन सा कलर का डाला होगा इस केस में, तो पहला जब ब्लैक निकला तो 2 ब्लैक डाला होगा, तो रेड कितना होगा, 5 ही होगा रेड हमारे पास, 2 तो आपने इस केस में ब्लैक डाला होगा, यस सर। तो यहाँ पे रेड कलर का कितना बॉल होगा, 5। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर इस केस में आपने E2 बोलता है कि जो पहला बॉल निकला था रेड, तो अगर रेड निकला होगा तो 2 रेड और डाला होगा, टोटल रेड कितने हो गए होंगे, 5 + 2, ये हो गया 7/12। ओ खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म है। अब खत्म, ये पता है आपको, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रेड कलर। तो P(E1) उसके साथ वाले को R/E1, ठीक है, प्लस P(E2) उसके साथ वाले को R/E2। वैल्यूज को पुट करो बच्चों, इसके वैल्यूज को 1/2 यहाँ भी है तो 5/24 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे है 1/2 तो ये हो जाएगा 7/24, 7 और 5 12/24, तो आंसर इज 1/2। ठीक है, तो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी हमने इसका आंसर निकाल दिया है। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज कमिंग टू 1/2। चलो ये हो गया खत्म। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन सेज इन अ फैक्ट्री, देखो अब यहाँ पे 3 केस आ रहा है, 3 सब इवेंट्स होंगे हमारे पास, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान से देखना, आसान सा भी है। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी ऑफ द 3 मशीन। तो बच्चों एक फैक्ट्री में 3 मशीन है, ए बी सी, प्रोडक्ट किसी से भी बन सकता है, चाहे ए से बी से सी से, ठीक है। बोल रहा है दे प्रोड्यूस, ए बी सी प्रोड्यूस करता है रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। तो अगर 100 प्रोडक्ट बना है, सपोज करो साबुन बनाता है, अगर 100 साबुन बना है तो उसमें से 25% ए से बनेगा, 35% बी से बनेगा और 40% किससे बनेगा, सी से। बोल रहा है उसके बाद अ प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा, जो भी आपके सामने प्रोडक्ट बन के आया उसमें से एक प्रोडक्ट आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। ओ मेन इवेंट क्या है हमारे पास जिसका प्रोबेबिलिटी मांगा है, अब जो पूछ रहा है बताइए, डी ले लेते हैं, मेन इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो आपने बना के रखा था, जो भी सामान बना के रखा था उसमें से एक सामान निकाला और क्या निकला, वो डिफेक्टिव, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो आप निकालोगे वो डिफेक्टिव होगा, बताओ उसका प्रोबेबिलिटी बता देंगे। अज्यूम दैट मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी प्रोड्यूसेस रिस्पेक्टिवली 5%, 4% एंड 2% ऑफ द डिफेक्टिव आइटम। अच्छा, तो जो मशीन ए है बच्चों उसमें 5% माल डिफेक्टिव बंद निकलता है, 4% बी में डिफेक्टिव निकलता है और सी में 2% माल डिफेक्टिव निकलता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जो आपने ये सामान निकाला है, जो भी आपको सामान दिया गया है उसमें से एक आपने निकाला, वो डिफेक्टिव निकला। अब ये जो डिफेक्टिव है कितने मशीन से बना होगा, किससे अफेक्टेड हो सकता है, सब इवेंट्स क्या होंगे इसके, तो सर ये प्रोडक्ट या तो ए से आया होगा, या तो बी से आया होगा, या तो सी से आया होगा। तो चलो इवेंट ए ले लेते हैं, क्या कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन ए। इवेंट बी ले लेते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन बी। इवेंट सी है हमारा, द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन सी, ठीक है। सब इवेंट्स इससे अफेक्टेड होगा हमारा ये वाला चीज। आ जाओ भाई बनाते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये निकालना है। चलो आते हैं हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों से अफेक्टेड होने वाला है। तो बना देते हैं तीनों के केस में। देख रहे हो यहाँ पे पहली बार आपको 3 का केस दिखा है बच्चों, 4 का केस भी हो सकता है, 4 इवेंट से भी अफेक्टेड होगा, 4 5 से ज्यादा, 5 से 5 आएगा ही नहीं, आप टेंशन मत लेना, 3 का केस है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है। अब एक बात बताओ, आपने कोई सामान निकाला और उसको देखा वो ए से है, ए से होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तुमने कोई सामान चूज किया है वो मशीन ए से बना होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके प्रोडक्शन रेशियो पे आते हैं।
ए कितना माल बनाता है टोटल का? 25%। तो वो ए से निकला होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 25%। तो यहाँ पे बोलेंगे ठीक है सर, इसका प्रोबेबिलिटी है 25%। ठीक है, आपने कोई माल निकाला और वो बी से बनेगा, तो बी कितना माल बनाता है टोटल का? तो वो है 35%। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया बी से होने का 35, और लास्ट है 40%। तो आपने ये तीनों लिख लिया। आगे आते हैं, अब अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना है। प्रोबेबिलिटी मेन इवेंट डी बाई ए, प्रोबेबिलिटी मेन इवेंट डी बाई बी, प्रोबेबिलिटी मेन इवेंट डी बाई सी। तो देखो डी बाई ए में आते हैं। डी बाई ए क्या कहेगा कि आपने जो सामान निकाला वो निकला डिफेक्टिव, बताओ वो ए से आया होगा, मतलब वो ए से बना हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन में आपको दे दिया है ए कितना परसेंट डिफेक्टिव माल बनाता है? 5%। तो आप इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे कि आपने कुछ निकाला और वो ए से बना होगा, तो ए कितना डिफेक्टिव माल बनाता है? 5%। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे? 5%। सेकेंड वाले पे आते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी निकालना डिफेक्टिव चीज का, डिफेक्टिव प्रोडक्ट का, वो बी से बना होगा, तो बी कितना परसेंट डिफेक्टिव माल बनाता है? तो वो बनाता है 4%। डी बाई सी, मतलब सी कितना डिफेक्टिव माल बना रहा है? 2/100। ठीक है, अपने को ये सारे वैल्यूज मिल गए। ओके, काम हमारा हो चुका है खत्म। अब बस हमारे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आप स्ट्रांग हो, इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान पड़ेगा। चलो कैलकुलेट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट कैसे? इसके वाले को मल्टीप्लाई करो तो पी ए पी डी बाई ए। सेकेंड एरो पे आ जाओ, सेकेंड एरो है ये वाला, पी बी पी डी बाई बी। थर्ड एरो पे आओगे तो पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी बाई सी। चलो भाई, ये हमने लिख लिया। अब हमें कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पर है 25/100, यहाँ पे 5/100। 25 इंटू 5 हो जाएगा 125, 100 इंटू 100 10,000, प्लस यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 4, तो 35 इंटू 4 करेंगे, 35 इंटू 2 ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 10,000, प्लस यहाँ पे 40, यहाँ पे 2, दिस इज 80। 10,000 है, यहाँ पे ऐड करो तो दिस विल बी 220, 220 उसमें आप ऐड करोगे तो 320 और ये 345। ठीक है, अब इसको आप 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2000, और ये आएगा 6 पचे 30 और 4 9 6 45, तो 69/2000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया गाइस। तो जो हमें डिफेक्टिव माल मिला था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव माल वो कितना होगा? 69/2000। अब देखो आपने जो सीखा है बच्चों, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको लिखने का तरीका समझाता हूँ। सबसे पहला काम, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सबसे पहला काम आपको इन इवेंट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से इवेंट को डिफाइन करें। लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ए बी द इवेंट ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज फ्रॉम मशीन ए, दैट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज फ्रॉम मशीन बी। इवेंट बी हो गया, सी हो गया, ये आपने सब कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इनका जो, अच्छा ये डायग्राम वगैरह मत बना देना, ये आपको सपोर्ट के लिए मैंने बताया है, आसान करने के लिए। इसके बाद जो आपने ये लिखा है सबसे पहले, इसके बाद आप ये इवेंट डिफाइन करने के बाद हेंस वहां पे लिखना नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा। ये तो आपको कैलकुलेट क्वेश्चन से करना ही पड़ेगा। फिर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों आपने लिख लिया। डायग्राम तो बना ही लेना, डायग्राम आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद बोलना ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ई क्या बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी क्या होगा। सब कुछ लिख लिया, गिवन कंडीशन आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया। चलो ये सब डन है। उसके बाद लिखोगे एकदम एंड में बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पी डी, और पी डी को थोड़ा डिफाइन कर देना। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जो भी आपने डी को डिफाइन किया है, गेटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, और फॉर्मूला लगाने के बाद आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो ये आपका जो तरीका होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका होगा बच्चों, आसान है। आपको डिफाइन करना इवेंट्स, उसके बाद इसको निकालो, पहले ऑल्सो लिख के इसको निकालो, उसके बाद बाई एंड में लिखो बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी
द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज दिस, जो भी आपने डिफाइन किया होगा उसके बाद इसको बना डालो, सॉल्व कर डालो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। बहुत अच्छे से पढ़ें इसको। क्यों? इसके बाद वाला जो टॉपिक है बेस थ्योरम, वो यार अगर आपको ये समझ में आ गया ना, वो भी समझ में आ जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाना उसमें। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो में, और टिल देन अच्छे से पढ़ो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना यार, बहुत मदद मिलती है, और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.